बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर का टाइटल है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। कोर्स कोड है स्टैट 106। सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है बीएस इकोनॉमिक्स के लिए। पहला क्वेश्चन जो है ये 6 डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। हर एक के नंबर 5 है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, what is sampling and non-sampling error, distinguish between null and alternative hypotheses, distinguish between type 1 error and type 2 error, discuss the testing procedure of testing of hypotheses about population mean with known population standard deviation। पहला हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय नेचर एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी रेंज 0, 1 to अप टू n है और n के ऊपर कंडीशन होती है कि ये 30 या 30 से कम होगा। पैरामीटर्स हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो, एक n है दूसरा p। इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर चेंज आने से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। अगर p और q बराबर हो तो इसे हम सिमेट्रिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अगर p की वैल्यू q से बड़ी हो तो ये नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, और अगर p q से छोटा हो तो फिर इसे हम पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो n p के इक्वल है और वेरिएंस n p q है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है वो हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास ये है। यहाँ e की पावर t को अगर हम e की पावर आयोटा t लिख दें तो ये कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें जो सैम्पलिंग की नेचर है वो विद रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि जो आइटम आपने पहले सेलेक्ट किया है उस आइटम को आपने फिर मिक्स कर देना है दूसरा आइटम सेलेक्ट करने से पहले। अगर n हमारा बहुत बड़ा हो, लार्ज हो, p की वैल्यू बहुत छोटी हो, इतनी छोटी कि ये 0 को अप्रोच कर जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो मीन आता है वो 0.05 से लेके 15 तक हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर n बहुत बड़ा हो लेकिन p और q बहुत छोटे ना हो, यानी ये इतने छोटे ना हो कि ये 0 को अप्रोच करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी मुनासिबत से हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास ये है। यहाँ पर p और q जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, n जो है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन में क्या फ़र्क है। एक ऐसा प्रोसीजर जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेट इज़ कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। आप ये कह लें कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम सैम्पल इंफॉर्मेशन की बेस पर पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं, और ये वैल्यू जिस फार्मूले से हम जनरेट करते हैं उस फार्मूले को हम एस्टिमेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये 3 फार्मूलाइज लिखे हुए हैं, ये तीनों एस्टिमेटर्स हैं, पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं। उसकी वजह ये कि इन तीनों फार्मूलाइज से हमें सिंगल वैल्यू मिल रही होती है, एक वैल्यू। अब ये जो न्यूमेरिकल आंसर है दैट्स कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। इसके पैरेलल एक है इंटरवल एस्टिमेशन।
अब इंटरवल एस्टिमेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एक इंटरवल जो है वो डेवलप करते हैं, जिस इंटरवल में पॉपुलेशन पैरामीटर की अननोन वैल्यू जो है वो फॉल करती है। दैट्स कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन। अब ये इंटरवल एस्टिमेशन जो है ये भी हम सैम्पल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ही डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट डायग्राम्स हैं जिनसे हमें इंटरवल एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है। आप नोटिस करें कि ये इंटरवल जो है इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी विड्थ और ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो साइज़ है कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू साइज़ ऑफ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। ये हो सकता है 90% है, ये 95% है और ये 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो साइज़ है कॉन्फिडेंस इंटरवल का या जो विड्थ है कॉन्फिडेंस इंटरवल की वो भी बड़ी होती जाएगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हम लोग ये डिफरेंट फार्मूलाइज को यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन का फार्मूला है। यहाँ पर मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के लिए फार्मूला डिज़ाइन किया है जहाँ पर हम जी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन है और इसमें भी हमने जी टेस्ट यूज़ किया। क्यों कि सैंपल की जो वैल्यू है वो 30 से बड़ी है लेकिन सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये अननोन है। इसी तरह ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये भी फॉर मीन है, पॉपुलेशन मीन है, लेकिन यहाँ पर हमने टी टेस्ट अप्लाई किया क्योंकि टी टेस्ट की कंडीशन है कि एन जो है वो 30 से छोटा होगा और सिग्मा जो है ये हमारा अननोन होगा। इसी तरह ये डिफरेंस बिटवीन 2 मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूलाइज है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या फ़र्क है। अब जहाँ तक बात है सैम्पलिंग एरर की तो बेसिकली ये डिफरेंस है बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। ये हमारे पास एस्टिमेटर्स हैं, स्टैटिस्टिक हैं और ये पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। अब इस सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो सैंपल का साइज़ जो है वो बढ़ाने का है। अगर आप सैंपल का साइज़ बढ़ा दें, देखें ये एक्स एक्सिस पे मैंने सैंपल साइज़ लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना ये सैम्पलिंग एरर है। तो जैसे जैसे सैंपल का साइज़ बढ़ता जा रहा है सैम्पलिंग एरर जो है ये मिनिमाइज़ होता जा रहा है। तो सैम्पलिंग एरर को इंक्रीज़ करने का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज बाय सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन यानी जिस तरीके से आपने सैंपल जो है वो जनरेट किया है, जो सैम्पलिंग प्लान है आपका, उसको आप इफ़ेक्टिव बना के भी सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड है टू यूज़ टू मिनिमाइज द सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर जो है ये ऐसा एरर है जो हमारे डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम से आता है, बायस इन रिस्पॉन्स से आता है, नॉन रिस्पॉन्स से आ सकता है, प्रोसेसिंग डाटा वगैरह से आता है हमारे डाटे में। तो इन तमाम एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप जिन लोगों को डाटा इकट्ठा करने पे लगाएं वो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए, यानी डाटा कलेक्शन के लिए, डाटे की प्रोसेसिंग के लिए जो लोग काम करें वो इंतहाई एफिशिएंट लोग हों, ट्रेंड लोग हों। फॉलोइंग अप नॉन रिस्पॉन्स, यानी जो नॉन रिस्पॉन्स है उसको भी आपको फॉलो करना है, उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपने लेना है। बाद बार लोग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं देते या वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत दे रहे होते हैं, तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन से भी हमारे डाटे के अंदर जो है वो एरर जनरेट होता है। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, यानी जिन इंस्ट्रूमेंट से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वही ख़राब है। मसलन आप
किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं वही ठीक नहीं है, जिस इंची टेप से आप किसी की हाइट मेजर कर रहे हैं वही ठीक नहीं है। तो ऐसे जो डेटास हैं जो गलत इंस्ट्रूमेंट से आप लेंगे उससे भी हमारे पास जो एरर अक्कर होगा वो नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। सैंपल का साइज़ बढ़ा के भी हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस से मुराद एक ऐसा मफरूज़ा है जो किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर से रिलेटेड हम डिज़ाइन करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली मफरूज़े को कहते हैं, अजम्पशन, सपोजिशन, जो सही भी हो सकता है और जो गलत भी हो सकता है। जहाँ तक बात है नल हाइपोथेसिस की, तो इसमें इक्वलिटी साइन जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करता है। हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं। एक है इक्वलिटी के सिंबल में, एक लेस देन इक्वल और एक ग्रेटर देन इक्वल। अब ये 3 टाइप्स के हाइपोथेसिस हैं जो नल हाइपोथेसिस के ज़ुमरे में आते हैं। इन तीनों के अंदर जो है वो इक्वलिटी साइन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये फॉर सिंगल मीन है या सिंपल डाटे के लिए, यानी एक फैक्टर की स्टडी के लिए। तो अगर आप 2 फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, 2 मीन्स को आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो नल हाइपोथेसिस होगा वो इस फॉर्म में आ सकता है। अब जो नल हाइपोथेसिस है इसको हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ फादर एंड सन, यानी फादर की हाइट में और बाप जो बेटा है सन है उसकी हाइट में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये 2 मीन्स की टेस्टिंग में आ रहा है, यानी μ1 इक्वल टू μ2। ड्रग इज़ इनइफेक्टिव इन क्यूरिंग डिजीज़। जो ड्रग है, जो दवाई है, वो डिजीज़ को इलाज करने के लिए इनइफेक्टिव है, वो मुअस्सर नहीं है। कॉइन इज़ अनबाइस्ड, डाई इज़ फेयर। सिक्का बिल्कुल ठीक है। अगर सिक्का बिल्कुल ठीक है तो उस पर फिर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, यानी 1/2। P इज़ इक्वल टू 1/2। डाई इज़ फेयर, इसका मतलब है कि लूडो के दाने के ऊपर जितने भी फेसेस हैं सारों की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/6 है। बॉयज़ आर इंटेलिजेंट दैन गर्ल्स। जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से इंटेलिजेंट हैं, यानी इंटेलिजेंट मीन एटलीस्ट के ज़ुमरे में ये आ रहा है, कम अज़ कम इंटेलिजेंट है। यानी लड़के जो हैं वो लड़कियों से कम अज़ कम इंटेलिजेंट है। ये नहीं समझना कि ये देन है तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ये इसी सेंस में लिखा गया है कि लड़के जो है वो लड़कियों की निस्बत एटलीस्ट इंटेलिजेंट है, यानी एटलीस्ट इंटेलिजेंट मीन कि या तो उनके बराबर हैं या उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब जहाँ तक बात है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, यानी नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन के ज़ुमरे में फिर जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं दैट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसके अंदर इक्वलिटी का सिंबल नहीं होता, यानी ये नल हाइपोथेसिस का उलट है। आप ये कह सकते हैं कि ये कम्प्लीमेंट है नल हाइपोथेसिस का। अगर नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी होगी तो अल्टरनेट में लेस देन इक्वल का सिंबल आ जाएगा, यानी ये इक्वलिटी यहाँ पर जो है होल्ड नहीं करेगी, नॉट इक्वल का सिंबल जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर नल हाइपोथेसिस के अंदर लेस देन इक्वल हुआ तो यहाँ ग्रेटर देन आएगा, अगर वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल हुआ तो यहाँ पर लेस का सिंबल आ जाएगा, यानी अपोजिट है ये नल हाइपोथेसिस से। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से क्या मुराद है, यानी अब हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो टाइप 1 एरर जो है इसमें हम एक ट्रू स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं, यानी रिजेक्ट H0 इफ़ H0 इज़ ट्रू इज़ कॉल्ड द टाइप 1 एरर। अब अल्फ़ा जो है इसे हम टाइप 1 एरर को शो करते हैं और ये प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को हम अल्फ़ा भी कहते हैं, इसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं और इसे हम साइज़ ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। मसलन देखें, अगर आप बिल्कुल अच्छे प्लेयर को
ड्रॉप कर देते हैं, यानी उसे टीम में नहीं खिलाते, तो ये टाइप 1 एरर है। बंदा बिल्कुल ठीक है, अच्छा खेलता है, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया, उसे नहीं खिलाया। इनोसेंट पर्सन पनिश्ड, जो बंदा मासूम है उसे आपने सज़ा दे दी है, तो ये टाइप 1 एरर की एग्जांपल है। ब्रिलियंट स्टूडेंट फेल इन द प्रैक्टिकल, अच्छा स्टूडेंट है, लायक है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में आपने फेल कर दिया। गुड आइटम इज़ रिजेक्टेड, बिल्कुल ठीक आइटम है, लेकिन आपने उसे एम ही रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी एग्जांपल जो है ये टाइप 1 एरर की एग्जांपल है। नेक्स्ट है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर जो है ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम एक गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट मान लेते हैं, यानी उसे हम कबूल कर लेते हैं, उसको हम सही मान लेते हैं, जबकि वो एक्चुअली गलत है। प्रोबेबिलिटी जो टाइप 2 एरर की है इसे हम बीटा से ज़ाहिर करते हैं, एक्सेप्ट एच नॉट इफ़ एच नॉट इज़ फॉल्स। टाइप 2 एरर की जो प्रोबेबिलिटी है दैट्स कॉल्ड बीटा, और 1 माइनस बीटा जो है ये ट्रू डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है, यानी करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस बीटा है। रिजेक्ट एच नॉट इफ़ एच नॉट इज़ फॉल्स। तो 1 माइनस बीटा को जब हम ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले करते हैं तो इससे हमें पावर कर्व मिलती है, इसको हम पावर टेस्ट भी कहते हैं। जबकि अगर हम बीटा को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें अगेंस्ट डिफरेंट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो वैल्यूज़ हैं, तो उससे जो हमें कर्व मिलेगी उसे हम ओसी कर्व कहते हैं, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जो टाइप 2 एरर है इसकी एग्जांपल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जी, सिग्नल ब्रेकर है और उसे आपने छोड़ दिया है। एक बंदा है जिसने इशारा तोड़ा है, आपने इसके बावजूद उसे छोड़ दिया। एक डल स्टूडेंट है, उसको आपने फुल मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल में दे दिए। तो ये टाइप 2 एरर की एग्जांपल है। अब हम इन दोनों एरर्स को एक टेबल में डिस्प्ले करते हैं। एच नॉट अगर ट्रू है और आप इसे रिजेक्ट कर देते हैं तो ये टाइप 1 एरर कहलाएगा। एच नॉट ट्रू है और आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक सही चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ नो एरर है। फॉल्स एच नॉट है और आपने इसे रिजेक्ट कर दिया, एक चीज़ गलत है, आपने उसे रिजेक्ट किया, तो ये नो एरर है। फॉल्स स्टेटमेंट है और आपने उसे कबूल कर लिया, तो यहाँ पर टाइप 2 एरर बन रहा है। यानी जो टाइप 1 एरर है ये ट्रू स्टेटमेंट की नफ़ी, और टाइप 1 एरर जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट की एक्सेप्टेंस का नाम है। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा डेंजरस है वो बेटा टाइप 1 एरर है, ये बात ध्यान में रखनी है। टाइप 2 एरर जो है वो डेंजरस नहीं है। टाइप 1 एरर इज़ मोस्ट डेंजरस एरर। 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो यही जवाब देते हैं जी टाइप 2 एरर जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। टाइप 1 एरर इज़ मोस्ट डेंजरस एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये बात ध्यान में रखनी है। उसकी रीज़न ये है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू रूल्स या जुडिशरी के लाज के मुताबिक आपको 1 लाख जुराइम पेशा लोगों को भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दें, उस एक बंदे को बचाने के लिए जो इंतहाई इनोसेंट है। यानी इतने लोग जो जुराइम पेशा हैं, अगर आपको उनको छोड़ के भी एक इनोसेंट पर्सन को बचाना पड़े तो आप उस इनोसेंट पर्सन को बचा लें। उसकी रीज़न ये है कि देखें, खुदा न खास्ता आपने इनोसेंट पर्सन को सज़ाए मौत दे दी तो वो तो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, अगर आपने जुराइम पेशा लोगों को छोड़ा है तो आप उनको दोबारा भी पकड़ लेते हैं, उनको दोबारा भी पकड़ने की कैपेसिटी आप में है, अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं। इस वजह से टाइप 1 एरर जो है ये मोस्ट डेंजरस है, इसको कमिट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जी 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमने टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो डिस्प्ले करना है फॉर सैम्पल सिंगल सैम्पल, या आप ये कह लें कि पॉपुलेशन मीन के लिए, सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए हमने टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो डिस्प्ले करना है।
तो नल हाइपोथेसिस में ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, इन 3 में से कोई एक हम लेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इनका जो उलट है वो मैंने ये नीचे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हर क्वेश्चन में आपको वो खुद देंगे, अगर वो नहीं देते तो आप 5% ले सकते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है हमारे पास जी टेस्ट जो है वो यूज़ होगा फॉर लार्ज सैंपल। तो जी टेस्ट के लिए जो हमारे पास फार्मूला है एक ये है और एक ये। यहाँ पर हम जी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं जब n की वैल्यू 30 से बड़ी है लेकिन सिग्मा अननोन है। यहाँ पर हम लोग जी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं जब सिग्मा नोन है, n की वैल्यू चाहे 30 से बड़ी है, चाहे इक्वल है, चाहे 30 से छोटी है। तो क्रिटिकल रीजन जो है, क्रिटिकल रीजन में हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये वाला नॉट इक्वल का, यानी ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है आपके पास, तो इस सिचुएशन में हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड पर फॉल कर रहा है, इसलिए इस क्रिटिकल रीजन को हम फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ये वाला है, तो इसका मतलब कि क्रिटिकल रीजन जो है वो राइट टेल पे फॉल कर रहा है, फिर ये हम क्रिटिकल रीजन के लिए यूज़ करेंगे सिंबल, ये वाला सिंबल होगा और ये इसकी डिस्प्लेइंग है। इसी तरह अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास ये वाला है तो इसमें फिर क्रिटिकल रीजन जो हमारा लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है, ये कर्व के अंदर मैंने क्रिटिकल रीजन को डिस्प्ले किया। ये शेडेड एरिया जो है ये CR है और ये जो वाइट पोर्शन है ये AR है। क्रिटिकल रीजन एक ऐसा एरिया जहाँ पर अगर हमारे इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फॉल करेगी तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस वाइट पोर्शन में आ जाएगी तो फिर हम इसे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी वजह ये कि वो AR में आ रही है, AR एक्सेप्टेंस रीजन और CR जो है वो क्रिटिकल रीजन। एरिया विच लीड्स टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड critical region and area which leads to accept the hypothesis is called acceptance region। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन हैं। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, द एक्सपीरियंस ऑफ सर्टन हाउस एजेंट्स indicates that he can provide suitable accommodation for 75% of the clients who came to him. If on a particular occasion 6 clients approach him independently, calculate the probability less than 4 clients, exactly 5 clients are satisfied. B part है, a fair coin is tossed 5 times, find the probability of obtaining various number of heads। 5 सिक्के आपने टॉस किए या एक सिक्के को आपने 5 दफ़ा टॉस किया तो उनके ऊपर जो वेरियस नंबर ऑफ हेड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ आपने डिज़ाइन करनी है। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो सूटेबल अकोमोडेशन से रिलेटेड है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपको दी है फॉर सूटेबल अकोमोडेशन ये है 75%, ये हमारा P है। तो Q जो है हम इसको कॉम्प्लीमेंट से निकाल सकते हैं, यानी 1 में से P निकाल लें तो ये आपके पास है Q। 6 क्लाइंट उसके पास आए हैं जिन्होंने रहाइश के लिए उससे कहा। अब ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये हमने मालूम करनी है। X हमारा जो है वो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स है जो सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन ले रहे हैं। ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। ये PMF है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन फॉर बाइनोमियल। NPQ की जगह पर हम ये कीमतें रखेंगे तो ये हमारे पास फिटेड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि x इज़ इक्वल टू 5, यानी 5 लोग हैं जो सेटिस्फाइड हैं उसकी अकोमोडेशन से। तो यहाँ x की जगह पर आपने 5 रखा और उसे सॉल्व कर लिया। ये कैसे आपने आंसर निकाला है ये मैंने नीचे एक की लिखी हुई है। एज इट इज़ आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर इन्हीं बटन को दबाते जाएं तो ये पूरा फंक्शन जो है आप कैलकुलेटर पर टाइप करके जब इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आंसर आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद है ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 4। x लेस देन 4 का मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है, यानी x की जगह पर आप 0 लें, 1 लें, 2 लें और 3। 0 1 2 3 ये 4 प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आपने निकाल के इनको सम अप कर लेना है।
इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पर पहले 0 रखें, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो ये चारों खुल जाएंगी। इनको फिर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें एज इट इज़, जैसे ये मैंने की बनाई हुई है। तो आपके पास इन चारों के ये आंसर्स आएंगे, इनको सम अप कर लें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है, फेयर कॉइन जो है उसे आपने 5 दफ़ा टॉस किया तो n आपके पास है 5। चूँकि सिक्का फेयर है इस वजह से हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल भी 1/2 है। इट मीन्स कि p और q की कीमतें हमारे पास सेम है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही इसके ऊपर भी आपने अप्लाई करना है। तो ये मैंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF जो है ये यूज़ की है। यहाँ पर n, p और q की कीमतें रखते हैं, ये फंक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर x की जगह 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 रखने से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आ जाएंगी। ये एक प्रोबेबिलिटी जो है वो मैंने की सूरत में शेयर की हुई है। एज इट इज़ कैलकुलेटर पे इन बटन को प्रेस करते जाएं तो ये आपको पहला आंसर मिलेगा। उसके बाद ये मैंने एरो लगाया हुआ है, ये 0 के साथ एरो है, ये 0 पे एरो, इस 0 पे एरो। तो फिर ये जो 0 है यहाँ पर आपने 1 रखना है, फिर 0 की जगह 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये सारी जो है ये प्रोबेबिलिटी जो है ये खुल जाएंगी और इन सारों का जो सम होगा वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सेकेंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ कॉलेज मेल स्टूडेंट are known to be normally distributed with mean this one and standard deviation this one. A random sample of 100 students showed the mean this. Use 5% level of significance, test the hypothesis. The null hypothesis आपके पास है mu is equal to 67.39 against the alternate this one. इसी तरह जो B पार्ट है इसमें आपको सैम्पल इंफॉर्मेशन दी है, एक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है और एक ये वाली। अब कहता है जी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने निकालना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन मीन्स। एक डाटा ये वाला है, एक ये वाला है, इन दोनों को यूटिलाइज करें और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स मालूम करें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें जो पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन दी है म्यू और सिग्मा, एन दिया हुआ है 100, सैम्पल की इन्फॉर्मेशन ये अल्फ़ा 5% है। हाइपोथेसिस उसने खुद ही आपको डिज़ाइन करके दिया हुआ है, ये फॉर्म जो है हाइपोथेसिस की उसने आपको दी है। ये जो इक्वलिटी है ये फॉर नल हाइपोथेसिस आप यूटिलाइज कर सकते हैं तीनों सिचुएशंस के लिए, लेकिन ये एक सिंबल यूज़ करना इक्वलिटी का ये कंफ्यूज करता है। सबसे अच्छी सिचुएशन ये होती है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके अपोजिट जो है वो नल में जाना चाहिए, इसी तरह जो नल के अपोजिट है वो अल्टरनेट में जाना चाहिए। तो मैंने इसको इसकी रियल फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ये ग्रेटर है तो ऊपर आपके पास आना चाहिए लेस देन इक्वल। ये पेपर में ये वाला यूटिलाइज हुआ है, नो डाउट ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा इजी वे ये है या ज़्यादा कंसेप्चुअल ये है कि जो अल्टरनेट है उसका अपोजिट होना चाहिए नल में और नल का अपोजिट होना चाहिए अल्टरनेट में। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि सिग्मा में दिया गया है। यहाँ मीन, म्यू, सिग्मा और एन की ये सारी कीमतें रखने से हमारे पास ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में, तो क्रिटिकल रीजन के अंदर हमारा जो अल्टरनेट है वो ग्रेटर का है, यानी हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की सिंबल है वो ग्रेटर फॉर्म में है, तो क्रिटिकल रीजन हमारा राइट साइड के ऊपर जो है वो फॉल कर रहा है। ये क्रिटिकल रीजन हमारा राइट साइड पे आ रहा है। ZC ग्रेटर देन Z अल्फ़ा, इसको आपने Z इन्वर्स के टेबल से देखा है तो ये 1.645 वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर जो है ये इससे छोटा है, ये आंसर इससे छोटा होने की वजह से ये AR में आ रहा है, तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास B पार्ट में एक ये इन्फॉर्मेशन है, इसे हम फर्स्ट सैम्पल की इन्फॉर्मेशन कहते हैं, x और f दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करके ये fx का कॉलम बना, x का स्क्वायर लेके f से ज़रूर दी तो ये fx स्क्वायर का कॉलम आ गया।
इन सभी कॉलम्स को आपने सम अप किया तो ये समेशन एफ है, इसको मैंने n1 लिख दिया, समेशन एफ एक्स स्क्वायर, इनको यूटिलाइज करके मैंने मीन निकाला और ये वेरिएंस निकाल लिया। अब ये n1 मीन 1 और s1 स्क्वायर ये फर्स्ट सैम्पल के मीन और वेरिएंस है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड सैम्पल की इंफॉर्मेशन है जो गिवन है पेपर में वो ये वाली है, तो इनको यूटिलाइज करके आप मीन वेरिएंस जो है सेकंड सैम्पल का भी निकाल लें। तो अब आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 एंड μ2। तो ये जनरल फार्मूला है हमारे पास है। यहाँ मैंने जी टेस्ट इस वजह से लगाया कि n1 और n2 जो है ये दोनों 30 से बड़े हैं। तो यहाँ पर मीन 1 मीन 2 की इंफॉर्मेशन, s1 s2 स्क्वायर की इंफॉर्मेशन रखने से ये वाली वैल्यू आपको टेबल में से मिलेगी। तो ये कीमतें रख के इनको प्लस माइनस कर लें तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर जो है ये बन जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट है, ए पोल इज टेकन अमंग द रेजिडेंट ऑफ ए सिटी एंड द सराउंडिंग कंट्री टू डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट सिविक सेंटर if 2400 of 5000 city residents n1 और ये x1 favor the proposal and 1200 of 2000 n2 और ये x2 country residents favor it. Find the 95% confidence interval for the difference between population proportion favoring the proposal to construct the civic center. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पर आपने मालूम करना है। 5 कॉइन्स वर टॉस 1000 टाइम्स, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। 38 मरतबा कोई हेड नहीं आया, 144 मरतबा एक हेड है एंड सो ऑन। टेस्ट वेदर द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव द सेटिस्फैक्ट्री फिट टू दिस डाटा। आपने इसके ऊपर जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर n1 और x1 गिवन है, n2 और x2 गिवन है। इससे मैंने ये प्रपोर्शन निकाल लिया p1 कैप एंड p2 कैप। 1 में से p1 और p2 को निकाल के q1 और q2 कैप मैंने निकाल लिया। अब इसमें से हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो मालूम करना है। 90% भी मालूम कर सकते हैं, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी मालूम करते हैं, जनरल है कोई भी निकाला जा सकता है। तो अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये हमारे पास फार्मूला है 1.96 वैल्यू आ रही है जी अल्फ़ा बाई 2 के लिए। तो ये यहाँ पर कीमत आएगी, बाकी कीमतें आपने निकाली हुई हैं उनको पुटअप करें और दोनों को माइनस करके और प्लस करके ये दो वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। लोअर लिमिट के लिए आपने माइनस का सिंबल यूज़ करना है, अपर लिमिट के लिए आपने प्लस का सिंबल यूज़ करना है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डाटे के ऊपर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करने के लिए मीन निकालना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, एफ का कॉलम आगे, इससे हमारे पास ये मीन आ जाएगा। अब जो मीन है इसको हम यूटिलाइज करेंगे। ये कैसे पता चल सकता है कि यहाँ पर हम बायनोमियल लगा रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी का आप फ्लो देखें तो ये फ्रीक्वेंसी फ्लो जो है ये दोनों साइड पर यानी दोनों टेल्स की तरफ है। दूसरी ख़ास बात ये कि यहाँ पर जो वेरिएबल हम x यूज़ कर रहे हैं ये नंबर ऑफ़ हेड को शो कर रहा है, ये डिस्क्रीट है। अगर ये फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो वेरिएबल x है, अगर ये एज होता, हाइट होता, वेट होता, टेम्परेचर, स्पीड होता, यानी कंटिन्यूस नेचर का होता, तो फिर यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होना था, फिर यहाँ पर हमने यूज़ करना था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन चूंकि ये x हमारा डिस्क्रीट है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी के फ्लो को देखते हुए हम यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास आ गया मीन का आंसर। तो जो मीन है वो NP के इक्वल है। n की वैल्यू जो है ये हमारे पास है 5, क्योंकि x जो है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल है और ये n तक जाता है, यानी x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सो n तक होती है। तो n की वैल्यू है 5। इस 5 को इसके नीचे शिफ्ट कर लें
तो यहाँ से P की कीमत जो है ये आपके पास आ जाएगी। अब इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ही लिख लिया है, क्योंकि 0.494 जो है राउंड ऑफ करें तो ये 0.5 है। Q की कीमत भी 0.5 है, तो हमारे पास जो फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी वो ये वाली है। अब यहाँ x की जगह पर हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखना है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास आ जाएंगी। इन प्रोबेबिलिटीज़ को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल N जो है ये 1000 है, और ये 1000 जो है ये तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का सम है। इनको सम अप करें तो ये हमारे पास समेशन F का आंसर आ रहा है 1000। ये समेशन F जो है ये कैपिटल N कहलाता है। तो इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को हम जब कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज खुल जाएंगी। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, इनको हम एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप इनको 1000 से ज़रब देंगे तो आंसर इशारिये में आएगा, लेकिन आपने उसे राउंड ऑफ करके लिखना है। उसकी वजह ये है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है वो इशारिये में नहीं होती। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।